नमस्कार। आज के वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम एक नए टॉपिक गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान की जो अभूतपूर्व उन्नति हुई उसके ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, हम सभी ने कहीं न कहीं पढ़ा या सुना है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या क्लासिकी एज कहा जाता है। क्यों? और इस क्लासिकी एज या स्वर्ण काल का तात्पर्य क्या है? देखिए, गुप्त काल में चाहे कला हो, और कला के भी सभी पक्ष, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, लेखन कला, धातु कला, भित्ति चित्रकला, जितनी भी कला के पक्ष हैं सभी पक्षों, साहित्य के सभी पक्षों, चाहे धार्मिक साहित्य लेखन हो, चाहे लौकिक साहित्य लेखन हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष लेखन हो, चाहे जैन साहित्य हो, चाहे बौद्ध साहित्य हो, चाहे ब्राह्मण साहित्य हो। इसी प्रकार विज्ञान के सभी पक्षों, चाहे गणित हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे धातु शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, कला, साहित्य और विज्ञान के सभी पक्षों में जैसी अभूतपूर्व उन्नति गुप्त काल में हुई, वैसी भारतीय इतिहास के किसी भी कालखंड में वैसी अभूतपूर्व उन्नति आज तक नहीं हुई। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या क्लासिकी एज कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्लासिकी एज या स्वर्ण काल किसे कहते हैं? देखिए, क्लासिकी एज या स्वर्ण काल से तात्पर्य उस काल यानी उस समय खंड या उस युग से है जिस युग, समय या कालखंड में कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी पक्षों का यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिस युग में कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी के क्षेत्र में श्रेष्ठता के उस उच्चतम स्तर को है वो छू लिया जाता है कि वे एक प्रकार से एक आदर्श या एक मॉडल या एक प्रतिमान के रूप में स्थापित हो जाए और आने वाले समय के लिए एक प्रकार से एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करें या अनुकरणीय बन जाए, उस काल को स्वर्ण काल या क्लासिकी एज कहा जाता है। सामान्य शब्दों में अगर पुनः समझ में नहीं आए तो पुनः पता समझाने का प्रयास करता हूँ। यानी कि किसी समय विशेष में कला, साहित्य, विज्ञान आदि अगर उन्नति के श्रेष्ठतम स्तर को छू लेते हैं, यानी श्रेष्ठता के उस उच्चतम शिखर को छू लेते हैं कि वे एक प्रकार से आदर्श या प्रतिमान के रूप में स्थापित हो जाए। यानी आदर्श या प्रतिमान के रूप में कब स्थापित होते हैं? जब आने वाले समय में भी उनसे एक प्रकार से प्रेरणा प्राप्त की जाती रहे, यानी एक प्रकार से वे प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्थापित हो जाए, उस काल को हम स्वर्ण काल या क्लासिकी एज कहते हैं। गुप्त काल में भी कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जैसी अभूतपूर्व उन्नति हुई, जो नए नए प्रतिमान या आदर्श स्थापित किए गए, वो भारतीय इतिहास के किसी भी कालखंड में स्थापित आज तक नहीं हो पाए।
यही कारण है कि गुप्त काल में कला, साहित्य और संस्कृति और विज्ञान की जो अभूतपूर्व उन्नति हुई, उस उन्नति के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकी एज या स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में न केवल गणित, ज्योतिष, रसायन, धातु, चिकित्सा, आयुर्वेद आदि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति हुई, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी बहुमुखी और अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ भारतीय इतिहास का सर्वकालिक श्रेष्ठतम साहित्य सृजित किया गया। चाहे वो जैन साहित्य हो, चाहे ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे बौद्ध साहित्य हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे लौकिक साहित्य हो, गुप्त काल में सर्वकालिक श्रेष्ठतम साहित्य की रचना की गई। इसी प्रकार कला के क्षेत्र में चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे धातु कला हो या लेखन कला हो, सभी प्रकार की कलाओं के भारतीयकरण के साथ साथ उनके अभूतपूर्व उत्कर्ष के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या क्लासिकी एज जो है वो कहा जाता है। और जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता जाऊंगा वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि आज भी हम भारतीय इतिहास के जब श्रेष्ठतम साहित्य की गणना करते हैं तो अधिकांश जो लगभग सभी ग्रंथ हैं वो गुप्त काल में ही रचित मिलेंगे। और हम गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के अंतर्गत हम सर्वप्रथम गुप्तकालीन साहित्य के ऊपर ही चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम कला और विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्तकालीन जो साहित्य है, सर्वप्रथम हम उस गुप्तकालीन साहित्य की, चाहे वो लौकिक हो, चाहे धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष, हम सभी प्रकार के साहित्यिक उन्नति के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्त काल में जो साहित्यिक स्रोत या जो अभिलेखीय स्रोत मिलते हैं, उन अभिलेखीय स्रोतों से और साहित्यिक स्रोतों से इस बात की पूर्णतया पुष्टि या प्रमाणित होता है कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा की जो है वो अभूतपूर्व उन्नति हुई। न केवल संस्कृत भाषा की उन्नति हुई बल्कि गुप्त काल में संस्कृत जो श्रेष्ठतम संस्कृत भाषा का या जो साहित्य है वो भी सृजित हुआ। यानी संस्कृत भाषा के विकास के साथ साथ गुप्त काल में ही संस्कृत का श्रेष्ठतम साहित्य जो है वो लिखा गया। गुप्त काल में ही धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, लौकिक सभी प्रकार के साहित्य की रचना हुई और साहित्य के क्षेत्र में हुई इस अभूतपूर्व उन्नति से संबंधित जो प्रमाण है वो हमें गुप्तकालीन साहित्य के साथ साथ अभिलेखीय स्रोतों, सिक्कों आदि से भी इसकी उन्नति के बारे में हमें प्रमाण और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साहित्यिक उन्नति के अंतर्गत हम सर्वप्रथम लौकिक साहित्य, गुप्त काल में जो लौकिक साहित्य लिखा गया, श्रेष्ठतम लौकिक साहित्य लिखा गया, उसके ऊपर चर्चा करें। देखिए, भारतीय इतिहास में जहाँ लौकिक साहित्य की बात आती है, लौकिक साहित्य की से मेरा तात्पर्य है कि इस लौकिक शब्द को मैं पूर्व में भी आपको समझा चुका हूँ जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे। लौकिक से मेरा तात्पर्य है कि जिन साहित्यिक ग्रंथों का विषय धर्म न हो, यानी धर्म से इतर यानी धर्म से परे विषयों पर लिखे गए ग्रंथ, जिनका विषय एक प्रकार से कथा, नाटक, कहानी या कविता आदि हो, उन्हें हम लौकिक साहित्य में सम्मिलित करते हैं। और जब भारतीय इतिहास के श्रेष्ठतम लौकिक साहित्य की बात होती है तो हमारे समक्ष सर्वप्रथम
एक ही विद्वान का नाम सबसे पहले उभर कर आता है, वो है महाकवि कालिदास। देखिए, महाकवि कालिदास जो है वो गुप्त कालीन ही माने जाते हैं, और गुप्त काल में ही उन्होंने भारतीय, न केवल भारतीय संस्कृत साहित्य अपितु विश्व की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में गिने जाने वाली अपनी रचनाओं का सृजन किया। महाकवि कालिदास जो उनकी गणना विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में की जाती है। विश्व के सबसे उत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले महाकवि कालिदास गुप्तकालीन विभूति ही थे। महाकवि कालिदास ने जिस किसी भी विषय के ऊपर अपनी लेखनी का या अपनी लेखन क्षमता का प्रयोग किया, उस विषय पर कोई दूसरा उनकी समानता नहीं कर पाया। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में महाकवि कालिदास को कवि कुल गुरु कहकर संबोधित किया जाता है। कवियों में और महाकवि के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय साहित्यिक इतिहास में महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं मानी जाती है, जिन्हें साहित्यिक दृष्टिकोण से भारतीय साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया जाता है। महाकवि कालिदास की इन 7 रचनाओं में मुख्य रूप से 2 खंड काव्यों, 2 महाकाव्यों और 3 नाटकों का उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित 2 खंड काव्य, जिन्हें ऋतु संहार और मेघदूतम, यानी महाकवि कालिदास के भारतीय साहित्य में 2 खंड काव्य लिखे गए, एक तो मेघदूतम और दूसरा ऋतु संहार। उनके द्वारा रचित 2 महाकाव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुमार संभव और रघुवंश तथा 3 नाटक उनके द्वारा रचित माने जाते हैं, जिनमें विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो माने जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास का बल्कि संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक और रचना मानी जाती है। महाकवि कालिदास के बाद संस्कृत साहित्य के जो श्रेष्ठतम विद्वान आते हैं, उन श्रेष्ठतम विद्वानों में क्षुद्रक, विशाखदत्त, सुबंधु, विष्णु शर्मा, वत्स भट्टी आदि संस्कृत के महंतम विद्वानों का नाम है वो आता है। ये सभी विद्वान संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान होने के साथ साथ गुप्तकालीन थे, यानी इन्होंने भी अपनी रचनाएं जो है वो गुप्त काल में ही की थी। ये गुप्तकालीन विद्वान ही माने जाते हैं। क्षुद्रक जो कि संस्कृत भाषा के एक उत्कृष्ट विद्वान माने जाते हैं, गुप्त काल में ही पैदा हुए। क्षुद्रक ने मृच्छकटिकम नामक एक उत्कृष्ट नाटक की रचना की थी। मृच्छकटिकम शब्द का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी की गाड़ी का खिलौना। इस नाटक से हमें गुप्तकालीन समाज के निम्न वर्ग की स्थिति के बारे में पता चलता है। यानी इस नाटक में मुख्य रूप से गुप्तकालीन निम्न वर्गीय जो समाज है उसकी स्थिति का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य के एक और श्रेष्ठतम विद्वान विशाखदत्त भी गुप्तकालीन माने जाते हैं, जिनके 2 नाटक प्रसिद्ध हैं, जो एक मौर्य काल पर आधारित है, दूसरा गुप्त काल पर। पहला नाटक मुद्रा राक्षस, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों नाटकों की रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई थी। मुद्रा राक्षस नाटक की विषय वस्तु जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का जो
चरित्र है, उस चाणक्य के चरित्र का चित्रण अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से किया गया है। इसमें मगध पर अधिकार करने के संदर्भ प्रसंग में नंदों के विरुद्ध चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा जो योजनाएं काम में ली गई उनका बेहद ही उत्कृष्टतम तरीके से चित्रण किया गया है। संस्कृत साहित्य के जो एक और विद्वान सुबंधु भी गुप्त काल के ही प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, जिन्होंने वासवदत्ता नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह भी एक नाटक है। इसी प्रकार एक ग्रंथ का नाम आपने बहुधा सुना होगा, पंचतंत्र, जो कि एक प्रकार से नैतिक कहानियों का संग्रह है, जिनसे हमें किसी न किसी प्रकार की प्रत्येक कथा से कोई न कोई मोरल यानी नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। पंचतंत्र जो कि कहानियों का संग्रह है, इसकी रचना करने वाले विद्वान विष्णु शर्मा भी गुप्तकालीन संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। विष्णु शर्मा ने ही प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जो कि कहानियों का संग्रह है पंचतंत्र की रचना गुप्तकाल में की थी। न केवल साहित्यिक ग्रंथों की बल्कि गुप्त काल में संस्कृत में अनेक अभिलेखों को भी उत्कीर्ण करवाए गए। प्रयाग प्रशस्ति, जिससे कि हमें समुद्रगुप्त की विजयों, उसकी उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो कि समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक और उसका प्रमुख दरबारी विद्वान था हरिसेन। संस्कृत का एक महान विद्वान था। गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का प्रधानमंत्री या महासंधि विग्राहक, जिसने अशोक के द्वारा स्थापित जो स्तंभ थे, उन स्तंभ के ऊपर ही प्रयाग प्रशस्ति को है वो उत्कीर्ण करवाया। इसी प्रकार उदयगिरी की जो गुहाएं हैं, उन गुहाओं में जो गुहालेख मिलते हैं, जिन्हें हम उदयगिरी के शैव गुहालेख के नाम से जानते हैं, उसको उत्कीर्ण करवाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त सम्राट था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके सेनानायक शैव वीरसेन के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। शैव वीरसेन भी संस्कृत का एक उत्कृष्ट विद्वान होने के साथ साथ गुप्त शासक का एक प्रमुख अधिकारी भी थे। अगले वीडियो में हम धार्मिक साहित्य के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।